जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज फिर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बिना टाइम गंवाए जल्दी देखते हैं। और जैसा लगे वीडियो कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए, क्योंकि कमेंट में आप लोग बताते नहीं हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं ना चाहते हैं, ऐसा वीडियो मिले ना मिले। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए इसको। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम देखते हैं। हम लिए हैं चैप्टर भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, इसका पहला प्रश्न है बाबू। पहला प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है खगोल विज्ञान से, ऑप्शन बी में है मानव विज्ञान, ऑप्शन सी में है वनस्पति विज्ञान और ऑप्शन डी में है भूगर्भ विज्ञान। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खगोल विज्ञान से। एक मिनट किससे इसका संबंध है बाबू, तो खगोल विज्ञान से इसका संबंध है। खगोल विज्ञान से इसका संबंध है। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, खगोल विज्ञान से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो मैक्स मुलर का जन्म बाबू 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। आगे देखिए, आगे है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत 1765 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे बाबू, 1765 ईस्वी में पहुंचे थे। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए कब पहुंचे थे, 1765 में। कहाँ पहुंचे थे, भारत पहुंचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद बाबू बताइए आप लोग। मैक्स मुलर साहब किए थे। कौन किए थे, मैक्स मुलर साहब किए थे। कौन किए थे, मैक्स मुलर। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर किए थे। आगे बताइए कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला था, बताइए। तो क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस के समय मिला था। किसके समय मिला था, वारेन हेस्टिंगस के समय मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, तो मेघदूतम के। किस पुस्तक के बाबू, तो मेघदूतम के किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि प्लेटो और कांट क्या थे, वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे, तो दार्शनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना टाइम गंवाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है। भारत से हम क्या सीखें, क्या है। निबंध है, कहानी है, कविता है कि भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखें, एक भाषण है। कुछ है बाबू, भाषण है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखें, क्या है, भाषण है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था बाबू, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। मैक्स मुलर साहब कहे थे कि सच्चे भारत का दर्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में नहीं हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। कहाँ हो सकता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किए थे बाबू, तो मैक्स मुलर साहब किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। तो तमिल भाषा जो है वहाँ की सबसे अधिक प्रचलित है। कौन सी भाषा बाबू, तो तमिल भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। तो तमिल भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है। सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मैक्स मुलर साहब ने भारत को कहा है। किसको कहा है बाबू, भारत को कहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, भारत को।
प्लेटो और कांट हैं कुछ बाबू, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो बताइए आप लोग, प्लेटो का संबंध किस देश से है बाबू? तो प्लेटो का संबंध न्यूयॉर्क से है। कहाँ से है? न्यूयॉर्क से है। इसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट हम देख के आपको बताते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्लेटो और कांट का संबंध, प्लेटो का संबंध पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है बाबू? न्यूयॉर्क से है। कहाँ से है? न्यूयॉर्क से है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूयॉर्क से है। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है बाबू? तो भारत की प्राचीनतम भाषा प्राकृतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है। हालांकि संस्कृत भी होता है लेकिन प्राकृतिक भाषा है। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है बाबू? तो प्राकृतिक भाषा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंठ और किन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? बताइए आप लोग, कंठ और किन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? 1 मिनट 1 मिनट। भारत की प्राचीनतम भाषा यहाँ जो है बाबू संस्कृत हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या हो जाएगा? संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा ऑप्शन सी संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। आगे देखिए कि कंठ और किन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो कंठ और किन का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो मैक्स मुलर साहब किए थे। कौन किए थे बाबू? मैक्स मुलर साहब किए थे। कौन किए थे? मैक्स मुलर साहब किए थे। चलिए आगे देखते हैं, मैक्स मुलर साहब का मृत्यु कब हो गया था? बताइए आप लोग, मैक्स मुलर साहब का मृत्यु कब हो गया था? बताइए, कमेंट में कुछ जवाब दीजिए आप लोग। मैक्स मुलर साहब का मृत्यु बाबू, चलिए हम बताते हैं, कमेंट में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। मैक्स मुलर साहब का मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि दारिश क्या है? तो दारिश जो है प्राचीनतम सोने का सिक्का है। दारिश क्या है बाबू? तो प्राचीनतम सोने का सिक्का है। दारिश क्या है? तो प्राचीनतम सोने का सिक्का है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैक्स मुलर ने विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा किस भाषा को माना है? तो किस भाषा को माना है? तो संस्कृत भाषा को माना है। मैक्स मुलर साहब ने विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा किस भाषा को माना है? तो संस्कृत भाषा को माना है। किस भाषा को माना है? संस्कृत भाषा को माना है। चलिए अब हमारे पास, चलिए इसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, कविता है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो गोंड देश के लोग जो हैं बहुत बड़ा बड़ा नख रखना पसंद करते हैं। किस देश के बाबू? तो गोंड देश के लोग जो हैं बड़ा बड़ा नख रखना पसंद करते हैं। किस देश के लोग? तो गोंड देश के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनंद दास का पोथा, आनंद दास का पोथा उपन्यास की कृति है, किनकी कृति है? तो आनंद दास का पोथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है बाबू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। किसे कहा है बाबू? नाखून को कहा है। कहे कि हमेशा बार बार काटे जाने पे भी पुनः बढ़ जाता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पुराने का मोह समय वांछित नहीं होता, यह पंक्ति शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है, पुराने का मोह सब समय वांछित नहीं होता है, यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेखक से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन पूछी थी बाबू? तो लेखक की छोटी लड़की पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सारे पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। थोड़ा सा यहाँ लगता है उल्टा लिखा गया है।
सब नए अच्छे नहीं होते, सब पुराने खराब नहीं होते, ऐसा होना चाहिए था। तो चलिए, ये किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, कालिदास जी ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास। किसने कहा था बाबू? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने खराब नहीं होते, सब नए अच्छे नहीं होते। चलिए आगे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज माना है प्रेम को। किसे माना है बाबू? प्रेम को माना है। किसे माना है? प्रेम को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बाबू? तो पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। एक मिनट रुकिएगा। लेखक के अनुसार नाखून जो है किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? अभी हम आप लोग से ऊपर कहते हैं कि कमेंट करके बताइएगा। बताइए कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, भाषण है? तो ये जो है ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध है। पाठ की कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है? ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। किनका रचा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। आगे आइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सरहपाद वृत्तियाँ किससे कहते हैं? सरहपाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हम आप लोगों को बता दें कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है बाबू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। याद रखिएगा आप लोग कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही लिखा हुआ है, रचित पाठ है। तो अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? बताइए आप लोग कमेंट में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? कमेंट में एकदम गर्दा कबाड़ दीजिए। तो आप लोग बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 1979 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1979 में हुआ था। 1979 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में। कहाँ हुआ था बाबू? दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन नहीं है? तो माटी की मूरत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों, अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा और पृथ्वीराज रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में थी। जब जंगल में जीवन व्यतीत करता था तब मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। कब थी बाबू? तो जब मनुष्य जंगली जीवन यापन करता था तब मनुष्य को नाखून की आवश्यकता पड़ती थी। आगे क्वेश्चन है, चलिए अगला चैप्टर हम लोग को आ गया नागरी लिपि। तो बताइए आप लोग नागरी लिपि के लेखक कौन है? कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन बढ़िया से याद रखिएगा, का पूछे हैं हम। बताइए नागरी लिपि के लेखक कौन है? चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि नागरी लिपि विद्या की कौन सी रचना है? बताइए कहानी है, कविता है, निबंध है कि व्यक्ति चरित्र है? तो बता दें हम कि नागरी लिपि जो है निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। नागरी लिपि का है तो निबंध है। विद्या की कौन सी रचना है? निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? चलिए हम भी बता देते हैं आप लोगों को कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूले हैं। कौन है बाबू? गुणाकर मूले जी हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं, बताइए आप लोग। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो नेवारी भाषा जो है बाबू देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी तथा इससे संबंधित जो बोलियां हैं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि यहाँ नामक होना चाहिए था। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? नामक, यहाँ पे होना चाहिए था नामक। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, बताइए आप लोग। सूर्य नामक पुस्तक जो है ये किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है बाबू? तो गुणाकर मूले जी की रचना है। किनकी रचना है? गुणाकर मूले जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी के रचयिता कौन है या किनकी रचना है, बताइए। भारतीय लिपियों की कहानी के रचनाकार कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी के रचनाकार कौन है बाबू? तो भारतीय लिपियों की कहानी के रचनाकार हैं गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले साहब हैं। आगे बताइए कि हिंदी भाषा की लिपियां क्या कहलाती हैं? क्या हैं? तो हिंदी भाषा की लिपियां क्या हैं? तो देवनागरी लिपि। क्या है बाबू? देवनागरी लिपि हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है, बताइए आप लोग। दोहा कोश जो है बाबू सरहपाद की रचना है। किनकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। आगे क्वेश्चन में हम चलते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक हम ऊपर भी बता चुके थे कि गुणाकर मूले जी हैं। कौन है बाबू? गुणाकर मूले जी हैं। गुणाकर मूले जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में कि पश्चिमी भारत में? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब जो है दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कहाँ बोली जाती हैं? तो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि बाबू नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 10वीं और 12वीं शताब्दी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो बताइए किस रचना ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के यूरोप और भारत के बीच व्यापार संबंध को बताया है? तो सरहनामा ने बताया है। किसमें वर्णन है? तो शाहनामा में वर्णन है। किसमें वर्णन है बाबू? शाहनामा में वर्णन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य किस लिपि में लिखी रहती थी? तो देवनागरी लिपि में लिखी रहती थी। किस लिपि में लिखी रहती थी बाबू? देवनागरी लिपि में लिखी रहती थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था बाबू? महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गुणाकर मूले की शिक्षा किस भाषा में चली थी? तो गुणाकर मूले की शिक्षा मराठी भाषा में चली थी। किस भाषा में चली थी? मराठी भाषा में चली थी। गुणाकर मूले की शिक्षा किस भाषा में चली थी? मराठी भाषा में चली थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने प्रारंभ हो गए थे? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के अभिलेख जो हैं 8वीं सदी में मिलने प्रारंभ हो गए थे। किस सदी में बाबू? 8वीं सदी में मिलने प्रारंभ हो गए थे। 8वीं सदी में मिलने प्रारंभ हो गए थे। आगे है कि बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। कब का है बाबू? तो 1020 ईस्वी का है। बेतवा दान पत्र कब का है? तो 1020 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी प्रसिद्ध रचनाकार कौन है?
तो वही क्वेश्चन फिर आ गया। तो भारतीय लिपियों की कहानी के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी हैं। कौन है बाबू? गुणाकर मूले जी हैं। हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग कमेंट में। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? बताइए, हमको इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आप लोग इसका जवाब क्या देते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की। अच्छा बस आज के लिए इतना ही है। आओ, अगर इसका आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क करें व्हाट्सअप से। व्हाट्सअप के थ्रू आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर इस तरह का सोशल साइंस और साइंस में अगर क्वेश्चन चाहिए तो एग्ज़ाम से पहले हम सब जितना भी क्वेश्चन बैंक का है सब रिवीजन करवा देंगे। जय हिंद।